हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो अब और जोरों शोरों से लग जाइए, क्योंकि फॉर्म का टाइम आने वाला है बिल्कुल नज़दीक। क्योंकि अब इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और जल्द ही इसके एग्ज़ाम भी हो जाएंगे। जैसे कि बताया गया है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच इसके एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है, जो कि राजस्थान की बहुत बड़ी वैकेंसी के अंदर है, चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा होगा, तो उसके लिए हमें मतलब पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लियर हो गया? जैसे कि मैं आपको आज कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ, जो कि एग्ज़ाम के अंदर बार-बार रिपीट हुए हैं। क्लियर हो गया? तो उन सब क्वेश्चंस को आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, पुरास्थल आहड़ से जो प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए थे, उनका संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, जो आहड़ थी, वहाँ पर कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे। तो वो किस युग के अंदर प्राप्त हुए थे, इसके बारे में आपको बताना है। यानी किस युग के अंदर जो मतलब अवशेष प्राप्त हुए थे, तो कौन-सा युग था? तो कहाँ पर था? राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है आहड़ पुरास्थल। तो वहां पर जो अवशेष मिले थे उनका संबंध किससे था? ताम्र पाषाण युग से। यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा? और आहड़ को ही संस्कृति को ताम्र पाषाण कालीन युग भी कहा जाता है, जो कि कब से कब तक थी? 3000 से लेकर 1500 ईस्वी तक वो चली थी। क्लियर हो गया? अब पूछ ले आपसे कि वहां पर कौन कौन से अवशेष मिले थे। तो वहां पर कुछ तांबे के औजार, मिट्टी के बर्तन, बैल की मूर्तियां, नारी की मूर्ति, चूड़ी, छल्ले, साइकिलें, तांबे के दीपक, कुल्हाड़ी, अनाज, गेहूं, ज्वार, चावल, इन सब के मतलब कि अवशेष वहां पर मिले थे। इसके साथ ही वहां पर कुछ यूनानी मुद्रा भी मिली थी, जो कि प्रथम से लेकर तीसरी शताब्दी के अंदर की टाइम की मानी जा रही है। समझ में आ गया कि आहाड़ी क्यों इम्पोर्टेंट है, किस मतलब कि कौन से काल से बिलोंग करता है और वहां पर कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए थे। क्लियर हुआ? अब आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 1734 के अंदर हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो आप सभी जानते हैं कि 1734 ईस्वी के अंदर हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। तो किसने की थी? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने इसकी मतलब की अध्यक्षता की थी। फ्रेंड्स, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, जो हुरडा सम्मेलन हुआ था उसका उद्देश्य क्या था, बार बार पूछा गया है। तो क्या था? जो मराठा आक्रमण कर रहे थे ना, उनसे अपने जो राजपूत थे उन सबको एकजुट करके उनसे लड़ने के लिए, यानी उनको मतलब उनके सामने झुकना नहीं है, उनसे लड़ना है, उनके मतलब कि विद्रोह की तैयारी के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए इसको मतलब कि इस सम्मेलन को किया गया था। समझ में आ गया इसका उद्देश्य क्या? और मतलब ये फर्स्ट टाइम अगर किसने की थी पूछे तो संग्राम सिंह ने इसकी फर्स्ट टाइम की थी। और फिर उनकी मृत्यु के बाद जो जगत सिंह द्वितीय है ना, उन्होंने इसके बाद इसकी थी। तो मेन मुद्दा यही है कि जो 1734 के अंदर हुई थी, जिन्होंने मतलब कि जो राजपूत थे उनको अच्छे से मोटिवेट किया था, मतलब कि ना एक नई लहर दौड़ आई थी उनसे लड़ने की, जो मराठा थे उनसे लड़ने के लिए। तो वो किसमें की थी? महाराणा जगत सिंह ने की थी। तो वहां पर कौन कौन थे? जैसे कि जितने सवाई जय सिंह, अभय सिंह, दुलेल सिंह, दुलासर, जोरावर सिंह, गोपाल सिंह, राज सिंह, भगत सिंह, इन सब मतलब जितने भी उस टाइम पे जो राजपूत थे ना, उन सबको एकजुट करके मोटिवेट किया गया था। क्लियर हुआ? अब आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 1907 के अंदर मतलब कि जैन वर्धमान विश्वविद्यालय, इसके बारे में काफी लोगों ने सुना होगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर तो एक जाने माने विश्वविद्यालय के तौर पर इसको जाना जाता है। तो वहाँ 1907 के अंदर इसको स्थापित किया गया था। तो इसके संस्थापक कौन थे, बताइए? तो मतलब कि एक बहुत ही मतलब कि बहुत प्रसिद्ध है, जैसे कि कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। क्लियर हो गया? थर्ड नंबर पर कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, जिन्होंने मतलब कि जैन वर्धमान विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कब की थी पूछिए तो आपसे? 1907 के अंदर। अगर पूछ ले आपसे कि जो अर्जुन लाल सेठी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर के में उनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1980 के अंदर। और डेथ की पूछे तो 22 दिसंबर 1941 के अंदर उनका डेथ हो गई थी। क्लियर हो गया? अगर बात की जाए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बताओ, तो अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान के अंदर जो जयपुर है ना, उसमें प्रजामंडल की स्थापना की थी, कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी, और 1905 के अंदर जैन शिक्षक प्रजा समिति का भी इन्होंने मतलब कि संस्थापना की थी। इन्होंने मतलब कि काफ़ी बड़े-बड़े काम करने के लिए इस दुनिया में आए थे। क्लियर हो गया? अब आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वीर भारत सभा। जो वीर भारत सभा थी, इसकी स्थापना किसने की थी? यानी किसके द्वारा की गई थी वीर भारत सभा की स्थापना? तो किसने की थी? ठाकुर केसरी सिंह बारठ। क्लियर हो गया?
थर्ड नंबर एकदम राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बारे में पूछे तो स्थापना कब की गई थी? 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था कि राजस्थान के जितने भी सभी वर्ग हैं ना, उन सबको मतलब क्रांतिकारी घटनाओं से जोड़ना। यानी सबको मतलब कि बताना कि हमारे मतलब कि क्या-क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। यानी सबके अंदर एक मतलब कि ऐसी ज्वाला करना कि वो मतलब अंग्रेज़ों से लड़ सके। वो मतलब कि क्रांतिकारी के रूप में मतलब कि वो क्या थे, एक क्रांतिकारी नेता थे, तो उनको सबसे को जोड़ने के लिए, यानी ये नहीं था कि मतलब ऊँचे वर्ग के, राजस्थानी में सभी वर्गों को जोड़ना इसका मेन उद्देश्य रखा गया था। क्लियर हो गया? अब ठाकुर केसी सिंह बारठ के बारे में बताऊँ, तो वो एक भारतीय क्रांतिकारी और सदस्य यानी एक टीचर के रूप में उनको माना जाता है। उन्होंने मतलब कि काफ़ी काम किए हैं राजस्थान के अंदर। अब आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कहता है, भील जनजातियों में पेय पदार्थ हेतु किस पौधे का अधिक यूज किया जाता है? जो भील जनजाति होती है ना, वो मतलब कि पेय पदार्थ के रूप में, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, तो भील जनजातियों के पेय पदार्थ हेतु कौन से पौधे का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? महुआ। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। महुआ का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। जो भील जाति है ना, उसमें फूलों में, फलों में, छाल में, यानी पारंपरिक भोजन के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है महुआ का, यानी पीने में, खाने में, मतलब कि फल में, छाल में, हर तरीके से। क्लियर हो गया? इसके साथ ही जो महुआ होता है ना, इसका यूज़ औषधि के रूप में भी किया जाता है। समझ में आ गया? यानी औषधि के रूप में भी, पेय पदार्थ के रूप में भी, और मतलब कि खाना-पीना हर तरह से इसको महुआ का पौधे का यूज़ किया जाता है। कहने की बात ये है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जैसलमेर की स्थापना कब की थी? तो कब की गई थी? 1156 में भाटी राजपूत राव जैसल ने की थी जैसलमेर की स्थापना। तो कब की थी? 12वीं शताब्दी के अंदर इसकी स्थापना कर दी गई थी। क्लियर हो गया? किसके द्वारा की थी? राव जैसल, जो कि भाटी राजपूत शासक थे। क्लियर हो गया? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसलमेर को स्वर्ण यानी गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। स्थान क्या है इसका पूछे तो आपसे, तो जैसलमेर राजस्थान के राज्य पश्चिम मतलब कि पश्चिम साइड में पड़ता है। क्लियर हो गया? और सोनार का किला कहाँ पर है? तो वो जैसलमेर के अंदर ही, राजस्थान के सुप्रसिद्ध किलों में से एक है सोनार का किला। वो भी कहाँ हो जाएगा? वो भी हमारे जैसलमेर के अंदर ही है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? जैसा कि आप जानते हैं कि मानगढ़ के अंदर एक नरसंहार हुआ था। मतलब कि बहुत मतलब कि जैसे ना कि ब्रिटिश और भारत में मतलब कि एक विद्रोह हुआ था। तो मतलब किस तरह से हुआ था, किस डेट को हुआ था? तो वो कौन सी डेट थी? वो थी 17 नवंबर 1913, जिस दिन मानगढ़ नरसंहार हुआ था। क्लियर होगा? कहाँ हुआ था? क्योंकि बार-बार पूछा गया है कि वो किस जगह पे हुआ था। तो वो मानगढ़ की पहाड़ियों में हुआ था। पूछे कि क्यों हुआ था? तो भील विद्रोह के अंत में गोविंदगिरी बाजारगढ़ में ब्रिटिश व भारत सेना कुछ हमला किया गया था। इसके परिणाम क्या थे पूछे तो आपसे, तो इस विद्रोह के अंदर बहुत जन हजारों की तादाद में लोग मर गए थे। क्लियर हो गया? अब इसके अंदर गोविंद गुरु एक नाम आता है बार-बार, कि गोविंद गुरु को गिरफ्तार करके उनको फांसी दी गई थी और आजीवन कारावास की सजा भी दी गई थी। क्लियर हो गया? यानी उनको मतलब कि सजा में उनको फांसी की हुई और उनको मतलब पूरी लाइफ टाइम तक उनको जेल के अंदर ही कारागार में डाल दिया गया था। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पोपा बाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पुस्तक का नाम क्या जाएगा? पोपा बाई की पोल, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी? जय नारायण व्यास। क्लियर हो गया? यानी सेकंड नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो कि राजस्थान के जोधपुर जिले में पैदा हुए थे, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के ऊपर भी कार्यभार उन्होंने किया था। बुक का नाम, लेखक कौन थे? जय नारायण व्यास। जन्म स्थान क्या है? राजस्थान के जोधपुर जिला। उसके बारे में बताऊँ और कुछ इम्पोर्टेंट में तो यही है कि उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर भी काम किया था। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। कि फ्रेंड्स ये 9 नंबर क्वेश्चन है ना, ये ना आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है कि किसकी सिफारिश के आधार पर आबू और देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था। तो है ना, देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतना है कि अगर आप गूगल की मानोगे तो कुछ और आंसर देता है, बुक की मानो यानी हर बुक के अंदर अलग अलग इसके आंसर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप मुझे ये नहीं बोलना कि मैम आपने ये बताया था ये कैसे आ गया, ये बताया था ये कैसे हो गया। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, इसके बारे में ना मतलब कुछ डाउट ही रहता है। तो देखो डाउट क्या होता है कि आधी बुक के अंदर तो आपको फैज़ल अली मिलेगा और आधी बुक के अंदर गोकुल भाई भट्ट मिलेगा। समझ में आ गया? यानी 2 नाम दिए गए थे, लेकिन अगर मोस्टली माने जाएँ तो मतलब कि गोकुल भाई भट्ट का अगर पूछे तो अगर आपसे कोई, तो उन्होंने मतलब कि देखो उनके बारे में गूगल से इतनी जानकारी मिली थी कि उन्होंने सिरोही जिले के विभाजन में माउंट आबू और गुजरात को मतलब कि सौंपने का विरोध किया था। यानी उन्होंने विरोध किया था। और बात अगर इनको जोड़ने की बात की जाए तो किसके द्वारा थी? फैज़ल अली। अब देखिए उस टाइम पर ये दोनों ही थे। यानी गुजरात से किसके मतलब कि विरोध में भी इन्होंने मतलब कि प्रदर्शन किया था। समझ में आ गया?
और बात की जाए फैज़ल अली की, तो इन्होंने मतलब क्या काम किया था, राजस्थान का पुनर्गठन की सिफ़ारिश किसने की थी? तो वो फैज़ल अली ने की थी, यानी दोनों का ही रोल इम्पोर्टेंट है। इन्होंने मतलब कि राजस्थान के जब पुनर्गठन की स्थापना के बारे में इन्होंने बताया था और इन्होंने मतलब कि आबू और मतलब देलवाड़ा को गुजरात के अदान करे मतलब उनको देने के लिए इन्होंने विरोध किया था। दोनों का बहुत अच्छा रोल दिखाया गया है ना? तो कहीं पर आपको कुछ मिलेगा, कहीं पर आपको कुछ मिलेगा। तो इसके बारे में कन्फ्यूज़ नहीं होना। जिसका आंसर आपको एग्ज़ाम में मिले वही फिक्स रहेगा। जैसे कि इसके अंदर मुझे गोकुल भाई भट्ट मिला था, तो मतलब इनके बारे में यही बताया गया है कि इन्होंने विरोध किया था कि माउंट आबू को गुजरात को सौंपने के विरुद्ध। क्लियर हो गया? यानी मतलब कि एक प्रदर्शन यानी आंदोलन के टाइप में इन्होंने किया था। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। जो डामोर जनजाति है वो अधिकतर कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान के किस हिस्से में पाई जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाएगी डामोर जनजाति। प्रमुख क्षेत्र कौन से हो जाएंगे? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। वर्ग क्या हो जाएगा? डामोर मतलब ये भील से मतलब कि जुड़े हुए रहते हैं। अगर इनकी भाषा की पूछी जाए तो इनकी भाषा क्या होती है? भीली भाषा होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुजराती भी बोलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जो राजस्थानी भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? अगर इनके बाद नृत्य के बारे में पूछे तो गरबा, डांडिया इसका फ़ेवरेट नृत्य हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स? राव रायसिंह राजपूताने का करण किसने कहा था? यानी राव रायसिंह को राजपूताने का करण किसके द्वारा कहा गया था? तो किसने किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने। क्लियर हो गया? क्या कहा था? राजपूताने का करण। किसको कहा था? राव राय सिंह को। क्लियर हो गया? अब ये राव राय सिंह कौन थे? तो ये बीकानेर के शासक थे, जिनको राजपूताने का करण की उपाधि से मतलब कि इन्होंने मतलब कि एक युद्ध के अंदर अपनी वीरता का इतना अच्छा प्रदर्शन किया था, यानी एक ऐसे ये मतलब कि दानवीर थे और मतलब एक अच्छे नागरिक के तौर पर मतलब कि एक अच्छी जो योद्धा के तौर पे इन्होंने कार्य किया था, जिसकी वजह से इनको राजपूताने का कर्ण की संज्ञा दी गई थी। जैसा कि आप जानते हैं जो महाभारत के कर्ण थे, उन्होंने अपने कवच और कुंडल दान किए थे। उनको पता था कि अगर उन्होंने ये दान कर दिए तो उनकी डेथ पक्की है, लेकिन फिर भी उन्होंने दान किया था। तो इसीलिए उनको कहा गया था राजपूताने का कर्ण। तो इनके बारे में ये कि ये इन्होंने मतलब उन्हीं की तरह ये भी मतलब कि ऐसे वीर थे और दानशीलता वाले व्यक्ति थे, जिसकी वजह से इनको राजपूताने का कर्ण कहा गया था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स? राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि राजस्थान हो चाहे कहीं पर भी हो, महिलाएं इतने आभूषण पहनती है कि मतलब उनकी कोई वो कुछ मतलब कि गिनती ही नहीं है, इतने तरह के आभूषण पहनती है। लेकिन राजस्थान की महिलाओं की स्पेशलिटी है कि वो अपने दांत के अंदर एक सोने की कील से जड़वाती हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं फ्रेंड्स चूप। यानी थर्ड नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दांत के अंदर कील के नुमा जड़ी जाती है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? यानी दांत के लिए एक स्पेशल आभूषण होता है जिसको चूप का मतलब बहुत ही छोटे आकार का होता है जिसको चूप कहा जाता है। क्लियर हो गया? अगर पूछे तो ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये आभूषण, बहुत ही कीमती धातु या फिर पत्थर से बना होता है, यानी बहुत ही सोने का मतलब कि कोई धातु का, इस प्रकार समझ सकते हैं। समझ आ गया? अगर इसका कुछ अलग नाम पूछे तो इसको रखन के नाम से भी कहा जाता है, जो कि दाँत के मतलब महत्वपूर्ण आभूषणों में से एक माना जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है ये क्या कहता है फ्रेंड्स? भटनेर का किला किसने बनवाया था? जो भटनेर का किला है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो जैसलमेर के राजा कौन थे? भाटी राजा भूपत सिंह। क्लियर हो गया? जिन्होंने इसका निर्माण करा था भटनेर किले का। क्लियर होगा? कब करवाया था पूछे तो आपसे? 285 ईस्वी के अंदर इन्होंने किया था, जो कि घग्गर नदी के किनारे पर ये स्थापित किया गया था। कौन था? जैसलमेर के भाटी राजा राजपूत सिंह। कब करवाया? 285 में। कहाँ पर करवाया? घग्गर नदी के किनारे पर। समझ आ गया? अब भटनेर किला कहाँ पर है पूछे तो हनुमानगढ़ में स्थित है। यह भारत के सबसे पुराने किलों में से एक माने जाने वाला किला है और इसी किले का नाम भाटी राजा भूपत के नाम पर रखा गया था। समझ में आ गया? और कहा जाता है कि राजा भूपत ने गजनी से सुल्तान के खिलाफ लड़ाई करने मतलब कि घग्गर नदी किनारे से उन्होंने शरण ली थी। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या कहता है? शाहपुरा और फुलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? समझ में आ गया कि शाहपुरा में एक मेला लगता है जो कि फुलडोल मेले के नाम से जानिए, फुलडोल महोत्सव के नाम से जिसको जाना जाता है, जो कि किस महीने में लगता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नहीं चलते, यहाँ पर तो चैत्र मतलब कि माह, फागुन ऐसे ऐसे महीने चलते हैं। तो किस महीने में लगता है? तो वो चैत्र के महीने में लगता है। समझ में आ गया? जो फुलडोल महोत्सव होता है, चैत्र महीने की कृष्ण अष्टमी को यानी होली के 8 दिन से इसको मनाना स्टार्ट हो जाएगा। समझ आ गया? कब होता है? चैत्र माह में मतलब कि से इसको स्टार्ट किया जाएगा।
परंपरा क्या होती है, यहाँ पर जो भीलवाड़ा में से इसको स्टार्ट किया गया था, लेकिन धीरे-धीरे मतलब कि ये राजस्थान के शाहपुरा के अंदर मतलब वहाँ पे इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, समझ में आ गया? इस महोत्सव के अंदर धुलंडी के दिन मतलब कि हो मतलब कि जैसे हम धुलंडी के दिन रंगों से खेलते हैं ना, लेकिन यहाँ पर मतलब कि रंगों से नहीं खेलते, फूलों के द्वारा इसको खेला जाता है, समझ में आ गया? तभी इसका नाम फूलडोल मेला पड़ गया है। क्लियर हो गया? इसमें मतलब कि रंगों की जगह फूलों का यूज़ किया जाता है, जो कि एक धार्मिक मतलब कि परंपरा के रूप में इसको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या कहता है फ्रेंड्स, मणिकौल फ़िल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? जो मणिकौल जो फ़िल्म दुविधा थी, उसपे किसकी कृति है? यानी किसके द्वारा उसको मतलब कि लिखा गया है? तो उसकी कृति हो जाएगी विजयदान देथा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मणिकौल जो फ़िल्म दुविधा है, इसके राजस्थानी लेखक कौन है? विजयदान देथा की कहानी पर इसको आधारित किया गया है। फ़िल्म का नाम क्या हो जाएगा? दुविधा। इसके लिए मतलब कि एक लोक कथा के रूप में इसको मतलब कि दिखाया गया है, जो कि कि राजस्थानी लैंग्वेज के अंदर एक राजस्थानी लोक कथा के रूप में इसको दिखाया गया था। इस फ़िल्म के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, एक नवविवाहिता स्त्री होती है और उसके पति के बीच में जो दुविधा की जो कहानी होती है ना, कि उन्हें व्यापार को मतलब के लिए अपने घर छोड़ के चला जाता है, एक भूत बन के फिर वापस आ जाता है, तो मतलब उसके बारे में इस मूवी को दिखाया गया है। समझ में आ गया? यानी नई-नई शादी हो और व्यापार के चलते वो बाहर चला जाए काम करने के लिए, वहाँ जाकर उसकी डेथ हो जाए, फिर वो भूत बन के वापस आ जाए। समझ में आ गया? इस प्रकार से इस कहानी को दिखाया गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, ये क्या होता है फ्रेंड्स, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया गया था? समझ में आ गया? जो राजस्थानी चित्रकला का जो पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण था वो किसके द्वारा दिया गया था? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा दिया गया था, जिसके बारे में पूछे तो राजपूत चित्रकला एक पुस्तक थी और राजस्थान पंजाब हिमालय मतलब की चित्रकला मतलब कि प्रस्तुत किया गया था, जो कि कब किया गया था? 99 1916 के अंदर। समझ में आ गया? किसके द्वारा? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा, एक प्रसिद्ध कला इतिहास थी, जो कि एक मतलब कि कला प्रेमी थे, जिन्होंने राजस्थानी चित्रकला के बारे में मतलब इतने शोध किए थे, यानी पुस्तक पूछे तो आपसे राजपूत चित्रकला, राजस्थान, पंजाब, हिमालय, हिंदू चित्रकला, जो कि 1916 के अंदर इस पुस्तक को इन्होंने लिख दिया था। समझ में आ गया? और इसका मतलब कि किस प्रकार से बाँटा गया है अगर आपसे पूछे, तो मतलब कि शैलियों के आधार पर, तकनीक के आधार पर, विषय के आधार पर, युद्ध के मतलब अनेक-अनेक प्रकार से इसको बाँटा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि मारवाड़ के अंदर सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? यानी जो मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किसको दिया गया था? पाबूजी महाराज को, जो कि जिनको ऊँटों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। कौन थे? पाबूजी, जिन्होंने मारवाड़ के अंदर सबसे पहले ऊँट लाए थे और जिसी की वजह से उनको ऊँटों के देवता के रूप में इनको इनको मतलब है कि पूजा जाने लग गया। समझ आ गया? यानी ये एक लोक देवता थे, जिनकी पूजा लोक देवता के रूप में की जाती है, जिनको उनकी फट चित्र मतलब कि राजस्थान के अंदर बहुत ही लोकप्रिय हो जाएगी, समझ में आ गया? और फट चित्र क्या होता है फ्रेंड्स, कि बाबू जी के फड़ उनके जीवन घटनाओं के मतलब कि दर्शाया गया है, जैसे कि रबारी हो गई, रायका हो गई, मतलब कि समुदाय की मतलब कि किस प्रकार से उनकी पूजा होती है, कैसे मतलब कि उन्होंने अपने लाइफ के अंदर टाइम कि किस प्रकार से क्या-क्या घटनाएँ की थी, उन सब के बारे में इनको मतलब दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान में रीति रिवाज को मोसेर किसे कहा जाता है? जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रेंड्स राजस्थान के अंदर अनेक प्रकार की वो होती हैं, मतलब रीति रिवाज होती हैं, जैसे कि जन्म के टाइम अलग, शादी के टाइम पे अलग, मरने पे अलग, यानी हर प्रकार की एक अलग नृत्य होती है। तो एक आती है मोसेर, जो कि एक रीति रिवाज ही होती है। तो उसका मतलब क्या होता है, यानी किस प्रकार से उसको बांटे, इसका जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोसेर का मतलब ये होता है मृत्यु भोज, या फिर मृत्यु के बाद जो मतलब कि जो है ना खाना खिलाया जाता है, जो 12वें दिन खाना खिलाते हैं ना, दावत होती है, उसको बोला जाता है मोसेर, जो कि राजस्थान के अंदर एक सांस्कृतिक प्रथा के रूप में इसको मनाया जाता है। जब परिवार के अंदर किसी मेंबर की मृत्यु हो जाती है, तो 12वें दिन एक दावत दी जाती है, जिसको मोसेर कहा जाता है। जैसे कहते हैं ना कि मतलब कि 12वें दिन मतलब कुछ अनुष्ठान होते हैं, पूजा-पाठ होती हैं, जो कि 12 दिन, जैसे गरुड़ पुराण नहीं होते उसके अंदर होते हैं, उस प्रकार से 12 दिन पूजा होती है और 12वें दिन एक दावत रखी जाती है, जिसके मतलब कि इसके बारे में बताया जाता है। समझ आ गया? जैसे कि मुकलावा, गोना या फिर ओना क्या होते हैं, इसके बाद क्या होता है ये, जैसे कि दुल्हन विवाह के बाद जो घर आती है ना, इसको बोलते हैं मतलब कि एक तो बार तो आ गई, दोबारा अपने पीहर जाके वापसी आती है, इसको बोल देते हैं मुकलावा। अब लहरिया क्या होता है? लहरिया एक प्रकार का मतलब वस्त्र होता है। जैसे कि मैं आपको आगे आगे बताती चलूँगी राजस्थान के अंदर किस प्रकार के रीति-रिवाज होते हैं और क्या-क्या इसके अंदर बताया गया है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, किस लोक नृत्य की डफली, घुंघराली, खंजरी, पुंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स कि कौन से नृत्य के अंदर डफली, घुंघराली, खंजरी, पुंगी जैसे वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है,
जो कि राजस्थान के थार के रेगिस्तान के अंदर एक जो सांप होते हैं ना, उनको आकर्षित करने वाली जनजाति होती है। मतलब कि उनका जो नृत्य होता है ना, राजस्थान के अंदर सबसे अलग और एक अहम हिस्से के नाम से जाना जाता है। तो हो जाएगी कानबेलिया नृत्य। समझ में आ गया कि डफली, घुंघराली, खंजरी, पुंगी इसी कानबेलिया के अंदर यूज किए जाते हैं। समझ में आ गया। जो कानबेलिया नृत्य कैसे होता है, इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। मतलब कि जो महिलाएं होती है ना, वो मतलब कि एक तरह से नागिन की तरह से तैयार हो जाती है। समझ में आ गया। देखिए ऊपर मतलब कि अंगरखी पहनती, सिर पे ओढ़नी, मतलब कि है ना एक अलग प्रकार से, इस प्रकार के जैसे ना, जैसे सांपों से मतलब कि उनके कपड़े मैच करके जैसे नागिन डांस करती है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से इसमें डांस किया जाता है। नेक्स्ट आता है नंबर 20। अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, 20 नंबर क्वेश्चन से ये कहा जाएगा कि लाठी सीरीज क्या है। तो लाठी सीरीज है, इसका मतलब क्या हो जाएगा लाठी सीरीज का, तो बताइए फ्रेंड्स। मतलब इसका मतलब क्या बताया गया था, जो लाठी सीरीज होती है, तो इसका मतलब ये होता है राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर पाकिस्तान, जो पाकिस्तान सीमा के पास स्थित है, जो कि 60 किलोमीटर पर एक मतलब कि भूगर्भीय जल प्रॉपर्टी है। समझ में आ गया। जो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका। जैसे कि वहां पर क्या होता है, जैसे कि जो भूगर्भ जल प्रॉपर्टी है यहाँ पे, जो मतलब कि इसमें पानी की कमी वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, तो एक पट्टी के रूप में इसको ले जाया जाता है। जैसे कि कहाँ पर होता है, जैसलमेर के पोखरण से मिलकर मोहनगढ़ तक इसको फैलाया गया था। और इस इलाके में मतलब सेवन नामक घास पाई जाती, जो कि जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जिसको लीलोन के नाम से जाने जाएंगे। जैसे कि धामण, मुराल, सेवन जो घास कहाँ पाई जाती है, तो ये उसी क्षेत्र में इसको पाया जाता है। समझ में आ गया। 21। अब 21 क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, राजस्थान के अंदर कौन सा भौगोलिक अचल मालवा का पठार है। यानी राजस्थान का कौन सा ऐसा मतलब कि मालवा का पठार मतलब कि कौन सा है, जो राजस्थान के अंदर जो दक्षिण पूर्वी जो भाग है ना, जिसको हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। इसी को ही मालवा का पठार या फिर हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। जो कि कहाँ हो जाएगा, उत्तर मध्य भारत के मतलब कि एक मतलब जो पठारी क्षेत्र होते हैं, जिसके नाम से वो जाना जाता है। समझ में आ गया। इसको ही मतलब कि मालवा का पठार पूर्वी भाग होता है, और इसको ही मतलब कि हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाएगा। और मालवा का पठार अरावली जो पर्वतमाला है, उसके दक्षिण पूर्व विंध्य पर्वतमाला में स्थित होता है, जिसमें कि माही, चंबल, बेतवा, धरसान, केन आदि जो नदियां होती है ना, इस जगह से यहाँ पर ये बहती हैं। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान के अंदर अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या होता है। कि राजस्थान के अंदर जो मतलब सर्दी का टाइम आता है ना, उस टाइम पे ज्यादा मतलब ठंड होती है, मतलब अधिक ठंड पड़ती है। किसकी वजह से पड़ती है, तो फ्रेंड्स यहाँ की मतलब एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ का जो धरातल होता है ना, इसकी वजह से राजस्थान के अंदर शीत ऋतु के अंदर मतलब कि सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। समझ में आ गया। क्योंकि वहां पर जो ऊष्मा का जल्द विकिरण हो जाता है, जिससे तापमान तेजी से गिरने लग जाता है। समझ में आ गया। जैसे रेत है, वो मतलब कि जल्दी से तो गर्म नहीं होती, गर्म हो गई तो वो ठंडी नहीं होगी, लेकिन अगर वो ठंडी है ना, तो वो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी। समझ में आ गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोई नदी का इलाका होता है, तो नदी का पानी जितना मतलब कि गर्म होगा ना, तो गर्म होते होते वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो वहां पर गर्मी भी ज्यादा पड़ेगी। और जब सर्दी आएगी, तो वहां पर वो पानी एकदम ठंडा रहेगा, तो उसे गर्म होने में टाइम लगेगा, तो वो गर्म हो ही नहीं पाएगा। इसी चलते वहां पर सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ेगी। समझ में आ गया। तो राजस्थान में क्या वजह है कि वहाँ का रेतीला जो धरातल है, इसकी वजह से यहाँ पर ठंड ज्यादा पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान में राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है, तो बताइए फ्रेंड्स। ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन हो जाएगा, तो वो कौन है, गोडावन। अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट बताइए कि कब इसको मतलब कि राज्य पक्षी का यानी का दर्जा दिया गया था, किस डेट को, 21 मई 1981 के अंदर इसको ये दर्जा दिया गया था। कहने की बात समझ में आ गई। यानी डेट पूछा जाता है। और इसका मतलब कि वैज्ञानिक नाम क्या जाएगा, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। क्लियर हो गया। जैसे कि जो वहाँ के जो है ना कि जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ को उनकी सोहन चिड़िया, शर्मीला पक्षी, सारंग, हुकना, बड़ा तिरोर, गुनमेधर, मालमोरनी, ये सब किसके नाम, ये सब किसके, गोडावन के ही नाम आ जाएंगे। सोहन चिड़िया, शर्मीला पक्षी, सारंग, हुकना, बड़ा तिमोर, गुनमेर। तो एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं ये सब किसके उपनाम है। समझ में आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इस मतलब की एक स्पेशली बात और होती है, यह एक ऐसा पक्षी है
जो मतलब गंभीर रूप में संकटग्रस्त होने पर ये अपने बचने के काफ़ी प्रयास करते हैं। जैसे हम होते हैं, हमें पता है कि हम फँसने वाले हैं, तो हम तरह से हर तरह की कोशिश करते हैं ना कि हम बच जाएँ। तो उसी प्रकार से जो ये पक्षी है ना, ये भी मतलब अपने माइंड का पूरा यूज़ करता है, कैसे उसपे से मतलब बच सके। समझ में आ गया कि 2013 के अंदर एक प्रोजेक्ट लाया गया था जिसको कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से इसको स्टार्ट किया गया था। समझ में आ गया? अब आते हैं नेक्स्ट। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब हुई थी? क्या है? राजस्थान में डेयरी संघ की स्थापना कब की गई थी? 1977 के अंदर। अधिनियम क्या था? राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम दो 1965। समझ में आ गया? उद्देश्य क्या था? राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम को मतलब कि इसको जो है ना कि एजेंसियों को लोगों से जोड़ना। समझ में आ गया? जैसे कि दूध खरीदना मतलब ऊपर से मतलब किस प्रकार से लोग मतलब इस पे ट्रस्ट करके ये दूध का यूज़ कर सकते हैं, लोगों को इसके बारे में जोड़ना, इसका कार्य रखा गया था। समझ में आ गया? अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बताऊँ तो 1975 के अंदर जयपुर जिले के अंदर दुग्ध उत्पादक शहरी संघ के मतलब के बारे में बताया इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद ये आरडीएस का हिस्सा भी बन चुका था। यानी 1975 के बारे में मतलब कि यहाँ पे मतलब कि एक स्थापना की गई थी, उसके बाद ही इसका हिस्सा बना था आरडीएस का। क्लियर हो गया? तो मतलब फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 45। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए फेमस है? तो देखिए फ्रेंड्स, नागौर एक मतलब कि दिखने में छोटा है लेकिन नागौर के अंदर बहुत ही फेमस उद्योग किए जाते हैं, जैसे कि ना कि चूना पत्थर का, खनन का यानी सीमेंट का या और सफ़ेद सीमेंट का अगर पूछे पूरे राजस्थान के अंदर सफ़ेद सीमेंट कहाँ मिलती है, तो वो नागौर के अंदर ही बनती है। जैसे चूना पत्थर का खनन का था, गोटन का विधि मतलब कि है ना, सोजात, बिलोर, नागौर चूना पत्थर वो कहाँ पर है? तो वो स्पेशली नागौर के अंदर ही है। और गोटन में चूना पत्थर से जो सफ़ेद सीमेंट बनती है, वो भी नागौर के अंदर ही है। जैसे कि ना इसके कारखाने कहाँ हैं, ये सब पूछ ले तो अब आपको नागौर ही सिलेक्ट करना है कि नागौर के अंदर ही, पूरे राजस्थान के अंदर और कहीं नहीं होता, सिर्फ नागौर के अंदर ही होता है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ अपना फीडबैक दें, लाइक चैनल सब्सक्राइब करें और इसमें से कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए उसके बारे में ज़रूर बताएं, क्वेश्चन कैसे लगे ऐसा भी बताएं और नेक्स्ट टाइम आपको जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।